नमस्कार दोस्तों, सिग्मा क्वांट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्वाड्रिलेटरल को स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राइंगल का बेसिक और एडवांस लेवल का पूरा कंसेप्ट हम पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हमें पढ़ना है स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है बेटा? स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब हो गया? वर्ग। वर्ग मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन, बहुभुज, जिसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी एंगल आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो स्क्वायर की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ लिख रहा है कि ऐसा रेक्टेंगल, ये हम एक ऐसे रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं जिसमें सभी साइड्स आपस में कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। जब सभी साइड्स आपस में बराबर होंगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इसमें जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स इन जो चार जो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल्स के एरिया जो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। डायगोनल्स 90 डिग्री पर काट रहे हैं तो जो चार ट्राइंगल बने हैं ये हमारे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। इसके अलावा बात करें हम, ये अगर स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं, इन मिड पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो मिड पॉइंट को मिलाने पर जो बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, तो बाहर वाला अगर हमारा स्क्वायर है तो अंदर वाला भी स्क्वायर ही बनेगा। और बाहर वाले का एरिया अगर 8 है तो अंदर वाले का एरिया क्या होगा? 4 होगा। और बचा जो 4 एरिया है वो चारों ट्राइंगल में एरिया वाइज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। चारों ट्राइंगल में एरिया वाइज क्या हो जाएगा बेटा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और हर एक ट्राइंगल का एरिया 1/8 ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया का हो जाएगा। तो ये हमारे डायगोनल से स्क्वायर पर बनने वाले बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि डायगोनल एक तो एंगल बाइसेक्टर होता है, डायगोनल एक 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, दो भागों में बांटता है, दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं और बनने वाले चारों ट्राइंगल एरिया वाइज आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यही सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमने आपको बताया है वो सभी प्रॉपर्टी ये लिखी है। इसके अलावा बात करें हम, तो सभी स्क्वायर को, जितने भी स्क्वायर हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगल। ये हम अंत में भी एक बार बताएंगे जब चारों क्वाड्रिलेटर्स हो जाएंगे हमारे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम, तो वहां पर भी हम एक बार डिफाइन करेंगे कि इसको क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते। तो एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसकी अगर हम बात करें एरिया की, ये हमारा स्क्वायर हो गया तो एरिया एक हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, पेरीमीटर 4a, बचपन से पढ़ा है, डायगोनल d बराबर a√2, ये हमारा क्या हो गया? a√2 हो गया। इसके अलावा एरिया जो होगा हमारा हाफ डी स्क्वायर। हाफ डी स्क्वायर एरिया क्यों लगा? क्योंकि चारों भुजाएं इसमें कैसी हैं? आपस में बराबर है। अब यहां बात करें हम कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर अगर आपको सर्किल बनाना है तो ये सर्कल की जो रेडियस है स्मॉल आर है, तो ये रेडियस जो इसकी साइड का आधा, देखो पूरी भुजा ए है, एक आधा होगा। कैपिटल आर मतलब बाहर जो हमें एक सर्कल बनाना है, तो बाहर जो बना एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस जो होगी हमारी वो कैपिटल आर होगी। जो डायगोनल विकर्ण का आधा होगा, विकर्ण क्या होता है हमारा? a√2, इसका आधा /2। तो ये हमारे स्क्वायर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। इन पॉइंट्स को जो तो आपस में बचपन से आप बराबर से पढ़ ही रहे हैं। इन पॉइंट्स के अलावा बेसिक आपको ये इस पर ध्यान रखना है कि जब हमने स्क्वायर का डायगोनल लिया तो डायगोनल में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। एक तो वो दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, दोनों डायगोनल स्क्वायर को 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, बराबर। इसके बाद बात करें हम रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का मतलब हो गया ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी एंगल आपस में बराबर हो। ऐसा पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज जिसके सभी एंगल आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। जब सभी एंगल आपस में बराबर होंगे तो मतलब सभी 90 डिग्री हो जाएंगे। सभी 90 डिग्री हो जाएंगे तो हमारा जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल कहला जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल कहला जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ये रेक्टेंगल अगर हमारा आमने सामने की भुजाएं इक्वल और पैरेलल तो होती ही होती हैं, इसलिए हम पैरेललोग्राम को, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। दोनों डायगोनल आपस में कैसे होते हैं? बराबर। स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल बराबर होते हैं और रेक्टेंगल में भी दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर इसलिए होते हैं क्योंकि इन दोनों शेप्स का
मतलब स्क्वायर की बात करें और रेक्टेंगल की, दोनों शेप्स में जो चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री हैं, चारों एंगल आपस में बराबर हैं। बिकॉज ऑफ इसी वजह से ये डायगोनल भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन स्क्वायर में, वर्ग में डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है। यहां पर दो भुजाएं अलग अलग हैं, इस वजह से इसके डायगोनल तो भले ही बराबर हो 90 डिग्री होने के बेस पर, लेकिन ये बाइसेक्ट बस करेंगे, 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। यानी ये चारों पोर्शन आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, लेकिन यहाँ 90 डिग्री पर ये नहीं काटेंगे और ना ही ये एंगल बाइसेक्टर होंगे। इतनी सी बात समझ में आई। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है हमारी, ठीक है। कि अगर हमने कोई रेक्टेंगल ले लिया, साइड्स के मिड पॉइंट ले लिए, तो बनने वाला बाहर का अगर रेक्टेंगल है तो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये हमारा रोम्बस कहलाएगा। बाहर का एरिया अगर 8 है तो अंदर का एरिया 4 होगा और बच्चा 4 4 ट्राइंगल में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। तो रेक्टेंगल के लिए अब हम अगर एरिया के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ एक लिखा है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। मतलब सभी, पहले हमने देखा था जितने भी स्क्वायर हैं इनको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं और जितने भी रेक्टेंगल हैं इनको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो सभी स्क्वायर को भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इस बात समझ में आई। ये हमारा कंक्लूजन है कि जब हमने स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल दिया, रेक्टेंगल को हमने पैरेललोग्राम बोल दिया, तो स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ये रेक्टेंगल, ये अलग अलग साइड्स इसकी, ये दोनों डायगोनल हो गए। तो एरिया जो होगा हमारा a इंटू बी, हाइट तो हाइट ही रहेगी। डायगोनल डी की बात करें अगर हम तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पेरीमीटर की बात करें तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ये हमारा क्या कहला जाएगा, पेरीमीटर कहला जाएगा। अब अगर यहाँ बात करें कि हमें इसके अंदर एक सर्कल बनाना है रेक्टेंगल के अंदर, तो यहाँ इन सर्कल बनाना पॉसिबल नहीं है। इन सर्कल का मतलब होता है कि जो सर्कल है वो जो भी किसी चीज के अंदर बनाना है उसकी सभी साइड्स को टच करे, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इन सर्कल तो नहीं बना सकते इसमें, लेकिन हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर बड़े से बड़ा जो सर्कल बनाया है तो बड़े से बड़ा सर्कल यही बनेगा। तो बड़े से बड़े जो सर्कल है उसके डायमीटर जो है, व्यास, क्या छोटी भुजा के बराबर होगा। ये स्मॉल साइड रेक्टेंगल की डायमीटर, तो जो इसके स्मॉल आर होगी, छोटी भुजा यानी बी मान लिया अभी हमने, इसके बेस पर देख रहे हैं तो b/2। लेकिन इसके अंदर अगर हम सर्कम सर्कल बनाते हैं तो सर्कम सर्कल बनाना पॉसिबल है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ से चारों पॉइंट की दूरियां बराबर हैं, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था। तो ये हमारा कैपिटल आर है, और कैपिटल आर क्या होगा, डायगोनल, विकर्ण का आधा। जो रेक्टेंगल है उसका जो डायगोनल है, जो रेक्टेंगल है आयत है का विकर्ण, सर्किल का डायमीटर यानी व्यास कहलाएगा। और रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका बाई 2 हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल आर। इतनी सी बात समझ में आई आपको। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में जो भी प्रॉपर्टी है वो लिख ली हमने, और यहाँ पे सभी रिटर्न में भी हैं आपकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके डिटेल स्टडी कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम हिंदी में इसमें कंसेप्ट में चित्र बनाकर समझा चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसमें। रोम्बस, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसे बोलेंगे, ऐसा पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी हो जाए, बराबर हो जाए, पैरेललोग्राम कहला जाएगा, रोम्बस कहला जाएगा। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। तो रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस में क्या क्या होता है, ये हमारा स्क्वायर हो गया और ये रोम्बस हो गया। ये दोनों चीजें हमने इसलिए ली हैं क्योंकि इन दोनों में चारों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। चारों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। कुछ कनेक्टिविटी इशू देखेंगे इसमें क्या क्या हो सकते हैं। रोम्बस में जो डायगोनल है ये बराबर नहीं होते। यहां डायगोनल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब यहां हम d1 बराबर d2 बोलेंगे, यानी d1 d2 बराबर है तो मतलब दोनों ही d हैं। यहां d1 और d2 दोनों अलग अलग होते हैं, ये d1 हो गया तो ये d2 हो गया, बराबर नहीं होते। लेकिन दोनों में, इन दोनों में, रोम्बस में भी और स्क्वायर में भी, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। यानी यहां पर भी 90 डिग्री पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग हैं भुजाएं। ठीक है, यहां पर हम बात करें ये दोनों बराबर हैं, तो यहां बनने वाला हर एक ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है।
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां पर बनने वाला हर एक ट्राइंगल केवल राइट एंगल ट्राइंगल है। इतनी सी बात समझ में आई। डायगोनल यहां भी हमारे एंगल बाइसेक्टर होते हैं स्क्वायर में, तो डायगोनल हमारे यहां भी एंगल बाइसेक्टर होंगे किसमें, रोम्बस में। और ये एंगल बाइसेक्टर होते क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं तो बीच में जो भी लाइन हमने बनाई है, आप आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में या इक्विलेटर ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल में और इक्विलेटर ट्राइंगल में पीछे जाके हमारा कंसेप्ट देख सकते हैं कि वहां पर हमने बताया था आपको कि एक ही लाइन जो परपेंडिकुलर डाली है वो मीडियन भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। और उसका रीजन था कि ये दोनों साइड्स कैसी हैं, बराबर हैं। यहाँ भी ये दोनों साइड्स बराबर है, इस वजह से ये हमारे एंगल बाइसेक्टर भी होंगे, 90 डिग्री पर भी होंगे। स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनता था, लेकिन यहां इसके अगर मिड पॉइंट्स को मिला दें तो बनने वाला क्वाड्रिलेटरल हमारा रेक्टेंगल कहलाएगा। रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बनता है, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनेगा और लास्ट में पैरेललोग्राम है तो उसके अंदर पैरेललोग्राम ही बनेगा। तो ये सारे बेसिक सी चीजें आपकी ये लिखी हुई हैं इसमें, ठीक है। वो सारे कंसेप्ट जो है वो सभी में लगभग सेम ही है, जो हमने स्क्वायर में पढ़े हैं वो इसमें भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। तो कुछ में थोड़ा बहुत अंतर है कि यहाँ 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और पीछे आपने देखा रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री हट गया है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते, बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते। यहाँ पर हमने लिखा है कि रोम्बस में दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ये लिखा नहीं है लेकिन होते नहीं है, और इक्वल रेक्टेंगल में होते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं अब आगे। तो एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये बात कर ली। देखो जितने भी स्क्वायर हैं इन सबको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, जितने भी रेक्टेंगल हैं इन सबको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, जितने भी रोम्बस हैं इन सबको भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ये समझ में आया? यानी पैरेललोग्राम हम किसी को भी बोल सकते हैं, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, इन सभी को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल और रोम्बस में एक जब कुछ एक खास सिमिलैरिटी होगी, रोम्बस और रेक्टेंगल, रोम्बस और रेक्टेंगल, तो यहां हम नहीं बोल सकते। सिमिलैरिटी कुछ होगी, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एंगल अलग अलग हो जाएं, फिर साइड्स बराबर हो जाएं, तो ये कंडीशन मिसमैच वाली है। बात समझ में आई? तो पैरेललोग्राम हम सभी को बोल सकते हैं और प्रत्येक स्क्वायर को भी हम रोम्बस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चारों भुजाएं बराबर है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने के एंगल बराबर है। तो जितने भी स्क्वायर हैं उनको हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो रोम्बस जो हम पढ़ रहे हैं, ये रोम्बस में ये हमारे D1 D2, ये हमने एक हाइट बना ली h, तो इसका जो एरिया होगा एक तो a इंटू एच हो जाएगा और दूसरा जो एरिया होगा हाफ D1 इंटू D2 हो जाएगा। पेरीमीटर आपका वही है 4a, a बराबर अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बाई 2। ये इसकी साइड्स और डायगोनल्स में रिलेशन है। अब यहां पर हम बात करें कि अंदर और बाहर सर्कल हम इसमें नहीं बना सकते, ना अंदर बना सकते हैं ना बाहर बना सकते। तीसरी बात समझ में आई? अगर आपसे बोले कि कोई सर्कल के अंदर, कोई सर्कल के अंदर क्या बना है, रोम्बस बना है, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर रोम्बस बनाने की बात कर रहा है तो देखो ये रोम्बस तो पॉसिबल नहीं है। तो जब सर्कल के अंदर रोम्बस की बात कर रहा है तो आपको 100% मानना है कि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। सर्कल के अंदर अगर रोम्बस बनाना है तो हम बात करेंगे स्क्वायर की, क्योंकि हर एक स्क्वायर को भी हम रोम्बस बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, देखो दो समांतर हैं, ये पैरेललोग्राम ऐसे नहीं बना सकते। फिर हम पैरेललोग्राम की बात कर रहा है तो बात कर रहे हैं हम रेक्टेंगल की। ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी बात करते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमें सर्कल के अंदर एक हमें रोम्बस बनाना है, रोम्बस बनाना है तो रोम्बस हम कभी नहीं बना सकते क्योंकि उसके साइड्स अलग अलग तो नहीं होती लेकिन एंगल अलग अलग होते हैं, इस वजह से अंदर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी रोम्बस अंदर बनाना है तो हम इसको मानेंगे कि सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है, और जब भी सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम बनाने की बात की जाए तो हम मानेंगे कि सर्कल के अंदर हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की। अब
हमने स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोल दिया, रेक्टेंगल को भी बोल दिया, जोड़ते जा रहे हैं कड़ी कड़ी, है ना। तो अंत में अवस्था है कि पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन तो हम समझ ही लें कि होती क्या है। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का मतलब है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल और कैसी हो, पैरेलल हो। यानी ये ए है तो ये भी ए है हमारा, ये बी है हमारा तो ये भी बी है, यानी आमने सामने की भुजाएं इक्वल और पैरेलल है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इसके जो दोनों डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। 90 डिग्री पर नहीं काटती, ये दोनों अलग अलग होते हैं। 90 डिग्री पर केवल तब काटेंगे जब ये दोनों भुजाएं ए और बी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसकी जो साइड्स है, इसके मिड पॉइंट्स को मिलाने पर, साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर भी हमारा पैरेललोग्राम बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस बनेगा और रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल बनेगा। ये हमारा कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी पूछता है कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला दिया, मिड पॉइंट को मिलाने पर बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसके भी मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनने वाला क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। ये बता चुके हैं हम कि किसको क्या बोलते हैं, हर रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोलते हैं, रोम्बस को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो किसी भी शेप्स को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं जबकि वो आमने सामने की भुजाएं उसमें इक्वल और पैरेलल हो, तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। सभी समांतर चतुर्भुज को हम आयत नहीं बोल सकते, पैरेललोग्राम को हम रोम्बस भी नहीं बोल सकते, पैरेललोग्राम को हम स्क्वायर भी नहीं बोल सकते, लेकिन वाइस इसका उल्टा हम कर सकते हैं। पैरेललोग्राम की बात करें, समांतर चतुर्भुज की बात करें, ये ए है, ये बी है, ए इंटू एच हमारा एरिया हो जाएगा, बी इंटू H1 भी हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये एरिया हो गया। इसके अलावा अगर एरिया और निकालना है तो ये पैरेललोग्राम का एक विकर्ण अगर हमें डी दिया है और इस डी पर दो परपेंडिकुलर L1 और L2 भी अगर हमें दिए हैं तो दो ट्राइंगल के एरिया को जोड़कर भी हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम बनेगा। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा हाफ, डी कॉमन है, L1 प्लस L2। पेरीमीटर हमारा ट्वाइस ऑफ A प्लस B, सभी भुजाओं को जोड़ना है। और जब भी बात कर रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो जब भी पैरेललोग्राम को सर्कल के अंदर बनाना है तो आप मान के चलें कि पैरेललोग्राम कभी बनेगा ही नहीं। पैरेललोग्राम के रूप में हम उसमें रेक्टेंगल को मानेंगे कि सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना है और इस रेक्टेंगल को ही हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। तो ये हमारे चारों हो गए। अब चारों में कुछ सिमिलरिटी की बात करते हैं हम, ट्रेपेजियम बाद में, पहले सिमिलरिटी की बात करें। ये स्क्वायर, रेक्टेंगल शेप से आपको समझ में आ रहा होगा, रोम्बस, पैरेललोग्राम। इन चारों में ये 1 2 3 4 या ABCD लिख दें, ABCD 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 ABCD, ये चारों के चारों आमने सामने, चारों में आमने सामने की भुजाएं इक्वल और पैरेलल हैं, बराबर है, ठीक है। इन सभी में बात करेंगे हम, AB बराबर CD और AD बराबर BC, इन चारों में ही है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इन चारों के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो डायगोनल हैं, विकर्ण हैं, वो बाइसेक्ट होते हैं। 90 डिग्री में कहाँ काटेंगे कहाँ नहीं काटेंगे वो अलग मैटर है, लेकिन चारों के चारों में डायगोनल जो है वो बाइसेक्टर होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। इन चारों में किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करें A प्लस B, दो एंगल हैं, 180 होगा, B प्लस C 180 होगा, C प्लस D भी 180 होगा और D प्लस A भी 180 होगा। इन चारों में कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लीजिए आप, एडजेसेंट का मतलब लगातार, तो A और B 180, A और D 180, B और C 180, C और D 180, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इन चारों में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, यानी A बराबर C और B बराबर D होगा।
सही है। इन चारों में एरिया जो होगा हमारा बेस इंटू हाइट लगेगा। बेस इंटू हाइट एरिया केवल और केवल तब लगता है जब बनने वाली आकृति क्वाड्रिलेटरल हो, और क्वाड्रिलेटरल भी कैसा, पैरेलल लाइंस के पेयर से बनी हो, जिसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल और पैरेलल हो, केवल तभी बेस इंटू हाइट हम एरिया लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बोलें कि कोई भी ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल है, जैसे हमने ये क्वाड्रिलेटर बना दिया, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, तो यहाँ हम बेस इंटू हाइट एरिया कभी भी नहीं लगा पाएंगे। बेस इंटू हाइट लगाने का एक विशेष रीजन है कि बनने वाला क्वाड्रिलेटरल आमने सामने की भुजाओं के पैरेलल पेयर से बनना चाहिए। अगर साइड्स पैरेलल नहीं है तो बेस इंटू हाइट कभी भी एरिया नहीं लगेगा। इतनी सी बात समझ में आई। तो ये तो हो गया हमारा इन चारों में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी के अलावा इन चारों में सिमिलैरिटी हो गई। अब चारों के बेस पे कुछ कुछ अलग अलग चीजें हैं, कुछ चीजें स्पेसिफिक हैं। जैसे डायगोनल बराबर कहाँ होंगे हमारे, इक्वल कहाँ होंगे, तो केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल विकर्ण हमारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, डायगोनल बराबर कहाँ होंगे, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। डायगोनल 90 डिग्री पर कहाँ काटेंगे, स्क्वायर में और रोम्बस में। पीछे जो डेफिनेशन लिखी है उनमें लिखा हुआ है सारा कुछ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने पे आपको सब पता चलेगा कि जो जो चीजें हम यहाँ बोल रहे हैं वहां रिटन में आपके पास है। 90 डिग्री पर कहाँ काटेंगे, स्क्वायर में और रोम्बस में। एंगल बाइसेक्टर कहाँ कहाँ होते हैं, जहां पर 90 डिग्री होगा वहां पर एंगल बाइसेक्टर भी होगा। मतलब स्क्वायर में और रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं। क्लियर बात हो गई बेटा। तो ये हमारी कुछ चीजें हैं जो चारों में स्पेसिफिक होती हैं, जिनके बेस पे हम कुछ एक रिजल्ट अपनी मन से निकालते हैं और कुछ इसमें गिवन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं हम ट्रेपेजियम की समलंब चतुर्भुज की। तो ट्रेपेजियम का मतलब है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई एक पेयर, आमने सामने की साइड्स का कोई एक पेयर कैसा होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है। या तो ये दोनों पेयर या ये दोनों में से कोई एक हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा, तभी वो ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो यहां आपको दिख रहा है कि ABCD में पैरेलल क्या है, AB और DC हमारे कैसे हैं, पैरेलल है। बस बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। इसका जब एरिया की बात करें अगर हम, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी AB प्लस CD और इंटू H हमारा कहीं भी हो सकता है, ये हमारा H है। अगर हम ट्रेपेजियम में मीडियन पूछें, अब आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मिड सेगमेंट या मीडियन ट्रेपेजियम में क्या होती है। तो मीडियन या मिड सेगमेंट का मतलब होता है कि अनपैरेलल साइड्स, अनपैरेलल साइड्स मतलब असमांतर भुजाएं के मिड पॉइंट को मिलाने पर बनने वाला सेगमेंट मिड सेगमेंट कहलाता है या मीडियन कहलाता है। और इसकी लंबाई ये बीच में दिख रहा है इन दोनों के, तो एवरेज मान लें। एवरेज मान लें मतलब हम बोलेंगे कि AB प्लस CD का आधा यानी पैरेलल साइड्स का आधा हमारा क्या होगा, इसको हम नाम दे देते हैं PQ का, PQ होगा। तो जो मीडियन होगी उसका डबल बोल सकते हैं, मीडियन का डबल, इसका डबल, देखो 2 इधर गया डबल, इसका डबल पैरेलल साइड्स का सम होगा। ये हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी या मिक्स मिड सेगमेंट कहलाएगी। इसी में अगर हम बात करें कि जब हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक है ना, ट्रेपेजियम में अनपैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं, अनपैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो गई तो इसको हम बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हो गया। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम समलंब समद्विबाहु या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये कब होता है, जब ये अनपैरेलल साइड्स कैसे होती है, इक्वल होती है। इन दोनों में अंतर क्या है ये समझते हैं यहाँ पे। ये हमारा ट्रेपेजियम और ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना बेटा। अब अगर हम एक साइड ले लें, साइज ले लें, 6 और 10 की ले ली, 6 और 10 ले लिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये भी परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये 6 है तो 6 है, तो नीचे वाला भी 6 होगा हमारा। बचा 10 में से 6 गया 4, 4 में ये दोनों इक्वल डिवाइड नहीं होंगे। अगर ये x है तो ये बचा 4 माइनस हमारा x कहलाएगा। इतना समझ में आया, एक 4 है तो एक x है तो ये दूसरा 4 माइनस x। अगर यही
ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता तो हम बोलते कि ये परपेंडिकुलर डालने के बाद ये 6 अगर निकल गया तो बच्चा 4 दोनों में इक्वली क्या होगा, डिवाइड होगा, बच्चा 4 दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है और भी देखते हैं। ABCD ट्रेपेजियम में पैरेलल लाइन तीसरी लाइन के साथ जो एंगल बनाती है ये वाले, इनका सम 180 डिग्री होता है, यानी B + C भी 180 डिग्री होगा। तो ये चूंकि ये भी ट्रेपेजियम है तो जो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है वो तो यहां भी फॉलो होगी, B + C भी 180। साथ में ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, मतलब है आमने सामने की भुजाओं, आमने सामने के एंगल भी 180 होंगे, मतलब A + C भी 180 होगा और B + D भी हमारा 180 होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। बाकी एरिया फॉर्मेट सब निकालना वही सेम है हमारा, केवल एक छोटी सी शर्त है, कंडीशन है कि जब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाना है हमें तो ट्रेपेजियम की अनपैरेलल साइड्स, समांतर भुजाएं जब आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम बोलेंगे कि वो ट्रेपेजियम कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, चक्रीय चतुर्भुज में। ये हमारा फॉर्मेट है इसका। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी दोनों अनपैरेलल साइड्स बराबर हों आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाता है। इसके डायगोनल बराबर होते हैं। प्रत्येक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। एरिया के फॉर्मूले सेम हमारे वही रहेंगे इसमें, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें, चक्रीय चतुर्भुज की बात करें, तो अभी आपको बताया है कि जो हमारे पास, ठीक है, एक सर्किल है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी वर्टाइसेस, सभी वर्टेक्स, सभी शीर्ष, जो 4 शीर्ष हैं वो सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हों। तो ऐसे जो हैं क्वाड्रिलेटरल, एक तो इनरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ये हम कुछ भी बना सकते हैं, 4 पॉइंट तो यहां बना ही सकते हैं, ठीक है। तो इररेगुलर क्वाड्रिलेटरल हमेशा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हम 5 पढ़ चुके हैं, कौन से, स्क्वायर पढ़ गए, रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक ही पार्ट है उसका। तो इनमें से क्या क्या हमारा साइक्लिक हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इसकी अगर हम बात करें कि अगर ये हमारा एक सर्किल है तो जब सर्किल के अंदर हमें स्क्वायर हम बना सकते हैं, ठीक है। इस सर्किल के अंदर हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ये भी ठीक है। सर्किल के अंदर हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ये भी ठीक है। जब सर्किल के अंदर हमें पैरेललोग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम कभी नहीं बना सकते हम, क्योंकि पैरेललोग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा कि जब हमें इसका पैरेललोग्राम बनाना है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पॉइंट एक सीधी लाइन में नहीं होते। अगर हमने 2 पॉइंट यहाँ ले लिए, अब थोड़ा सा टेढ़ा करें अगर, तो पॉइंट कैसे निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। यानी ये कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते। लेकिन जब जबरदस्ती हमें बोलना है कि सर्किल के अंदर एक हमें पैरेललोग्राम बनाना है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, तो हम उसको रेक्टेंगल मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी यहाँ पर जब भी हमसे कोई जबरदस्ती हमसे पैरेललोग्राम बनवाना चाह रहा है तो हम उसको स्क्वायर बना के बोल देंगे, सॉरी रेक्टेंगल बना के बोल देंगे कि ये रेक्टेंगल ही हमारा पैरेललोग्राम है जिसे हमने सर्किल के अंदर बना दिया है। एक बात समझ में आई। इसी के बाद अगर बोलते हैं कि कोई हमें कि हमें एक सर्किल के अंदर रोम्बस बनाना है, तो रोम्बस भी हम नहीं बना सकते बेटा। 2 पॉइंट तो हम ले लेंगे, लेकिन अब ये 2 पॉइंट हैं, ये बाहर निकल जाएंगे। जब बाहर निकल जाएंगे तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। एक वृत्ति कौन साइक्लिक हो सकता है, मतलब सर्किल में कुछ एक पार्ट है उसको हम बोलते हैं कौन साइक्लिक। तो कौन साइक्लिक है ये, लेकिन साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक मतलब जिसके चारों पॉइंट वर्टाइसेस एक उसकी सरकमफ्रेंस पर होना चाहिए, चारों नहीं है। लेकिन फिर भी हमसे अगर कोई बोल रहा है कि हमें जबरदस्ती एक रोम्बस को सर्किल के अंदर फिट करना है, जब सर्किल के अंदर फिट करना है तो हम बोल देंगे, हम भी मजबूर हैं, हम भी जानते हैं कि कैसे सामने वाले को बहाने बनाना है, क्या करना है। तो हम बोल देंगे कि ये भाई हमने आपको बनाया है स्क्वायर, और हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर ही हमारा रोम्बस है। कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो जब हमसे जबरदस्ती कोई सर्किल के अंदर रोम्बस बनवा रहा है तो हम उस सर्किल के अंदर स्क्वायर बनाएंगे, रोम्बस की जगह क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, और वो स्क्वायर ही हमारा रोम्बस का काम करेगा।
और पैरेललोग्राम की जगह हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो पैरेललोग्राम की जगह रेक्टेंगल ही काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि जब क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस एक ही सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर हो क्वाड्रीसाइक्लिक कहलाता है। अब ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि आमने सामने के एंगल 180 डिग्री होते हैं, AC 180, BD 180। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 180 डिग्री को ही सप्लीमेंट्री बोलते हैं। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उसको संपूरक कोण 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो वही बात लिखी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड सर्कल की कॉर्ड्स होती हैं। कॉर्ड मतलब जीवा। तो ये सर्कल है, ये जीवा कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। ये भी जीवा है, कॉर्ड है, ये भी ये है। तो इसके जो साइड चारों साइड्स हैं वो क्या कहलाएंगी? कॉर्ड कहलाएंगी। ठीक है। अब इसमें देखो, यदि साइड्स AB BC CD DA है, डायगोनल्स AD BD हैं, ये हमारा सर्किल है, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट वो हो गए वर्टाइसेस ABCD, ये हमारा AC और BD डायगोनल हो गए। सेंटर से नहीं जा रहा है ना बेटा, सेंटर से नहीं जा रहा है, विकर्ण है। जरूरी नहीं है कि इसके डायगोनल सेंटर से पास हों, सेंटर से केंद्र से गुजरें, ये जरूरी नहीं है। तो ये बन गया। अब आपको यहाँ देखना कि कुछ प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स का प्रोडक्ट, यानी देखो AC इंटू BD जो है, AC इंटू BD क्या है? अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। तो AC AB और DC अपोजिट साइड हो गई, AB और CD, ये AB CD अपोजिट हो गई। BC और AD, ये BC और AD हो गई। अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट का सम डायगोनल्स के प्रोडक्ट के कैसा होगा? बराबर होगा। यही बात लिखी जो पीछे बोले, प्रत्येक रेक्टेंगल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, प्रत्येक स्क्वायर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, प्रत्येक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ये तीन बनते हैं। रोम्बस कभी भी साइक्लिक नहीं होता है। रोम्बस को जबरदस्ती साइक्लिक बनाना तो हमें इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। रोम्बस तभी साइक्लिक होगा जब वह स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम तभी साइक्लिक होगा जब वह रेक्टेंगल हो। तो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसी क्लास में कर चुके हैं। कौन क्या होगा ये केवल उसका रिटन फॉर्म है, इसमें आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है अगर, तो साइड्स अगर ABCD हैं, जैसे आपने हीरोज फॉर्मूला लगाया था √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, वहां भी लगा सकते हैं। √S माइनस A, यहाँ A से शुरू हो जाएगा, यहाँ S खाली नहीं छूटेगा। S माइनस A S माइनस B S माइनस C S माइनस D, और S वही सेमी पेरीमीटर, सभी साइड्स को जोड़कर हम बाई 2 कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सेमी पेरीमीटर कहलाएगा। काइट की बात करें, काइट बचपन से लेकर अभी तक हर किसी ने पतंग तो कभी ना कभी उड़ाई ही होगी। वो इसी शेप की होती है। इस शेप की होती का मतलब है कि ऊपर का हिस्सा छोटा होता है और नीचे का हिस्सा बड़ा होता है। तो जो काइट है, हमारी पतंग है, इसके अगर हम पॉइंट लगा दें ABCD, एक डायगोनल छोटा होगा, एक डायगोनल बड़ा होगा, लेकिन ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट दोनों नहीं करेंगे, 90 डिग्री पर काटेंगे। ये क्या होंगे? 90 डिग्री पर काटेंगे, लेकिन छोटा जो डायगोनल होगा वो बाइसेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें प्रैक्टिकल बात करो तो अगर आप ये वाली जो लाइन है छोटी है, बशर्ते ये बड़ी है, ये बड़ा डायगोनल हो गया, ये बाइसेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक। अगर हम बात करें यहां पर कि छोटा डायगोनल है, तो देखो दोनों बाइसेक्ट हो गए हैं। ये बाइसेक्ट क्यों हो गए हैं? क्योंकि ये दोनों हमारी कैसी हैं? बराबर हैं। ठीक है, बराबर है, तो ये भी हिस्सा बराबर होगा। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर नहीं है, तो ये मिड पॉइंट नहीं होगा। जब मिड पॉइंट नहीं होगा तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग अलग होगा। समझ में आया बेटा? कि इसमें कट जो काइट है, हमारी पतंग है, छोटा डायगोनल जो है, छोटा विकर्ण जो है, उसके एक ही ओर की दोनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। देखो ये छोटा विकर्ण BD है, तो BD के एक ही साइड, यानी या तो ऊपर ले लें या नीचे ले लें, ऊपर या नीचे ये BD है, ऊपर वाली दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगी, नीचे वाली आपस में बराबर होंगी। इसमें आमने सामने का कोई कंसेप्ट नहीं है। काइट में ऊपर वाली दोनों या नीचे वाली दोनों साइड्स आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक। और इसके अलावा बोले कि छोटा डायगोनल बाइसेक्ट होता है 90 डिग्री पर,
बड़ा केवल कटता है। समझ में आया? इसका एरिया अगर निकालना है आपको तो एरिया निकालने के लिए 1/2 d1 इंटू d2 हम लगा सकते हैं, ठीक है, हाफ d1 इंटू d2। और इसके अलावा फिर हम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये बाकी चीजें वही लिखी हैं, कौन से एंगल बराबर होंगे, परपेंडिकुलर होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। एवरी रोम्बस कैन बी कंसिडर्ड एज अ काइट, प्रत्येक रोम्बस को भी हम काइट बोल सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक रोम्बस को भी हम काइट बोल सकते हैं। एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस, कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं ना। चलिए ये सारी चीजें आप पढ़ना, ये हम आपको अभी करा चुके हैं। जैसे लिखा है काइट का एक डायगोनल दो अपोजिट एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर होता है। कौन सा वाला होता है यहाँ पे? ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल विकर्ण, जब मिड पॉइंट ये दोनों बराबर है तो एंगल बाइसेक्टर इसके लिए होगा, ये थीटा थीटा, ये वाला थीटा थीटा, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। समझ में आया? ये लिखा है। और क्या लिखा है? चारों छोटे ट्रायंगल्स का एरिया सामान्यतः बराबर नहीं होता। तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर के दोनों बराबर हैं, नीचे के दोनों बराबर हैं, लेकिन चारों बराबर नहीं है। ऊपर के दोनों बराबर, नीचे के दोनों बराबर, लेकिन चारों बराबर नहीं है, ये भी लिखा है। और क्या लिखा है इसमें? काइट का एक डायगोनल दो अपोजिट डायगोनल एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर पढ़ लिया हमने। काइट का सिमेट्री वाला डायगोनल दूसरे डायगोनल पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को, जैसे हमने इस हाथ को इस पर रख दिया तो पीछे वाला पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है, ओवरलैप कर जाए, मतलब जब एक पोर्शन दूसरे पोर्शन को पूरी तरह ओवरलैप कर जाए, वो हमारा सिमेट्रिक फिगर होता है। जैसे अगर हम आपसे बात करें, ये बी है, बी में सिमेट्री लाइन अगर हम यहां से माने और इसको फोल्ड करके रख दे तो ये वाला सर्कल इसको फोल्ड कर लेगा, यानी सिमेट्री हो गया, सिमेट्रिक हो गया, एक सिमेट्रिक लाइन है। तो यहां ऐसा कौन सी लाइन है जो सिमेट्रिक है? तो आप बोलोगे कि ये वाला जो डायगोनल है सिमेट्रिक है, क्योंकि यहां से अगर हम फोल्ड कर देंगे तो ये डी बी पर आ जाएगा, पूरा कवर कर लेगा। समझ में आया ना? तो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर ले, वो सिमेट्रिक कहलाता है। तो ये बोल रहा है कि काइट का सिमेट्रिक वाला डायगोनल, ये सिमेट्रिक वाला डायगोनल दूसरे डायगोनल पर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, दूसरे डायगोनल ये वाले का परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए और कुछ लिखा इसमें हो गया पूरा। तो काइट्स के बारे में सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमने शुरू में लिखे हैं इनकी बात करें, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, आइसोसेलेस, ट्रेपेजियम, इनकी बात कर रहे हैं। डायगोनल्स, तो पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, आप पढ़ चुके हैं पीछे। अभी हमने बताया था कि पैरेललोग्राम है, साइड्स अलग अलग होती है, तिरछी होती हैं, तो एक डायगोनल छोटा और एक डायगोनल बड़ा होता है। रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल बराबर होते हैं, रोम्बस में नहीं होते हैं, काइट में नहीं होते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में भी बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में डायगोनल को डिस्कस करना हम भूल गए। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो है ये हो गया, ये दोनों लाइन बराबर हैं, तो ये डायगोनल भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। बाइसेक्ट नहीं करेंगे लेकिन आपस में कैसे हो जाएंगे? ये बराबर होंगे। ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल का सर्वांग सम है, ठीक है, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट है दोनों, और ये दोनों सिमिलर हैं। तो ये सिमिलर हो गए, ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो ट्रेपेजियम में दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम होते हैं। इसके बाद आगे बात करें, इसमें क्या लिखा है? अब डायगोनल परपेंडिकुलर, तो डायगोनल जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कहाँ होते हैं? केवल स्क्वायर में और रोम्बस में, ठीक। तो देखो स्क्वायर में लिख दिया, रोम्बस में लिख दिया, काइट में भी लिख दिया। काइट में परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ बाइसेक्टर नहीं लिखा है ना, केवल परपेंडिकुलर की बात कर रहा, बाइसेक्टर की बात नहीं कर रहा। तो तीन जगह परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्क्वायर में, रोम्बस में और काइट में केवल एक डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, काइट में केवल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में नहीं होते हैं। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर देखो यहां लिखा है स्क्वायर में होता है, रोम्बस में भी होता है, और यहां लिखा है एक डायगोनल। तो काइट में केवल एक डायगोनल ही एंगल बाइसेक्टर होता है, बाकी नहीं होते हैं।
और ये क्या लिखा है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में नहीं होता। तो ये पूरी समरी सारांश हम पहले क्लास में कर चुके हैं, इसी क्लास में कर चुके हैं। ये केवल टेबुलर फॉर्म है कि आपको याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाए कि कौन से क्वाड्रिलेटर में क्या होता है और क्या नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ये चीजें लिख चुके हैं, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, लेकिन हर रेक्टेंगल रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है। इसके अलावा एक छोटा सा हमारा सर्किल का भी पार्ट बचा हुआ है। सर्किल क्या कहलाएगा उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है बेटा, सर्किल, तो सर्किल ये हमारा सर्किल कहलाएगा। सर्किल में ये हमारा सेंटर है, केंद्र है, ये हमारी रेडियस हो गई, ये हमारी सरकमफ्रेंस मतलब परिधि हो गई। तो परिधि को हम बोलते हैं 2πr, रेडियस हमारी r हो गई, और रेडियस का डबल हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर व्यास कहलाएगा। इसका एरिया जो होगा πr², बचपन से पढ़ा हुआ है। सरकमफ्रेंस परिधि को c से डिनोट करते हैं, 2πr कहलाता है हमारा। एरिया और सरकमफ्रेंस में एक बेसिक सा कॉमन फॉर्मूला है, एरिया बराबर c²/4π। तो जब भी हमें एरिया से सरकमफ्रेंस परिधि निकालना है या परिधि से एरिया निकालना है, सरकमफ्रेंस से एरिया निकालना है, तो हम बीच में 2πr या πr² का फॉर्मूला ना लगाते हुए डायरेक्ट हम एरिया बराबर c²/4π लगाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और देखते हैं सर्किल में क्या क्या है हमारे पास। ये सर्किल है, तो पूरा सर्किल का जो एरिया है, एरिया मतलब πr² हो गया, या जो पूरे सर्किल की सरकमफ्रेंस है 2πr। 2πr का मतलब क्या हो गया, ये ब्लैक वाली लाइन, जो ब्लैक वाली लाइन की लेंथ है, इसको हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस परिधि। और जो पूरा अंदर का ब्लैक लाइन के अंदर जितना भी व्हाइट कलर का एरिया है, ठीक है, अंदर जो व्हाइट कलर का हमारा क्या है, एरिया है, तो इस एरिया को हम क्या बोल देंगे, इस एरिया को हमने क्या बोला, πr²। और ये दोनों के दोनों हमारे 360 डिग्री पर लाई कर रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया। ये भी 2πr भी हमारी 360 डिग्री की वैल्यू है, 2πr भी हमारी 360 डिग्री की वैल्यू है, और πr² भी हमारी 360 डिग्री की वैल्यू है। अगर हमसे कोई पूछे कि केवल इतना, इस लाइन की लंबाई कितनी है, तो ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, चाप की लंबाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, आर्क या चाप की लंबाई। तो ये चाप की लंबाई जो 360 डिग्री एंगल बना है वो सेंटर पर है। तो हम देखेंगे ये जो हमने यहां से लेकर यहां तक निकाला है, ये कितने डिग्री का एंगल है, मान लो थीटा डिग्री, नहीं पता हमें, तो थीटा डिग्री 360 डिग्री की वैल्यू 2πr, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2πr/360। तो थीटा डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, थीटा से इंटू कर देंगे तो θ/360 2πr। तो ये हमारी चाप की लंबाई होती है। आपने कभी भी देखा होगा लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, θ/360 2πr। सिमिलर ये हमारा सेगमेंट है, त्रिज्या खंड है, सेक्टर है, सॉरी है ना, ये हमारा क्या हो गया, सेक्टर हो गया, वृत्तखंड हो गया, सेक्टर मतलब हो गया त्रिज्या खंड, त्रिज्या से जुड़ा है त्रिज्या खंड। तो ये एरिया पूरा 360 डिग्री का था, 1 डिग्री का एरिया कितना हो गया, πr²/360। तो थीटा डिग्री पर इतने डिग्री के एंगल के लिए ये हमें चाहिए अगर, तो थीटा डिग्री का एंगल क्या निकालेंगे हम, θ/360 πr²। तो एरिया ऑफ सेक्टर समझ में आया बेटा आपको। त्रिज्या खंड का एरिया हम कैसे निकालेंगे कि पूरा जो सर्किल है, जरूरी नहीं बेटा कि आपको ये एंगल ही दिया जाए, कभी कभी ये भी बोल सकते हैं कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, और 22 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया वाले सेक्टर के आर्क की लंबाई क्या है। तो आपको देखना है कि पूरे ट्राइंगल जो 360 डिग्री एरिया था उसमें से हमें कितना लेना है, वो हमें समझना है।
तो ये ध्यान नहीं रखना थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, इसको ये समझो कि पूरा जो एरिया था वो पाई आर स्क्वायर था, उसमें से हमें कितना मिला, थीटा डिग्री मिला, तो वो आगे हमारा कंसीडर हो जाएगा। तो सेक्टर का एरिया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 362 पाई आर। इसके अलावा एक और चीज आती है इसमें कि अगर कोई सर्किल है हमारे पास, इस सर्किल में एक कॉर्ड है, ये बना दी हमने, तो ये नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब वृत्तखंड। तो बताओ वृत्तखंड की लंबाई कैसे निकालेंगे, पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ये रेड कलर का पोर्शन निकालना है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया, और इसमें से माइनस कर देंगे ये वाले ट्रायंगल का एरिया का, तो निकल जाएगा सेगमेंट का एरिया। सर्किल में समझ में आया कि सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, निकलेगा सेगमेंट का एरिया। तो आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल को पूरी तरह से फिनिश किया है, अच्छी तरह से समझा है। कहीं भी कोई भी आपको डाउट आए तो ये डाउट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लें, और फिर भी समझ में ना आए तो हमारे सिग्मा क्वांट के टेलीग्राम चैनल पर अपनी क्वेरी फिर से हमें भेज सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको धीरे धीरे बहुत ही स्मॉल साइज की क्लासेस आपको आएंगी, बेसिक से एडवांस तक, बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझने योग्य बातें होंगी अपनी, जिसमें आप पूरी क्लास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।